स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर ये बॉटनी क्लास है जिसमें हम पेपर सेकंड का फर्स्ट चैप्टर पादप जल संबंध पढ़ रहे थे। पादप जल संबंध, जिसमें हमने कल परासरण दाब, रसारोहण, ये सब प्रोसेस पढ़ी थी। आज हम जल अवशोषण किस तरह से होता है, जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किस तरह से होता है और उसमें कौन कौन सी कोशिकाएं पार्टिसिपेट करती हैं, इसके डिफरेंट सिद्धांत दिए गए और उन सिद्धांतों में से कौन से सिद्धांत मान्य हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जल अवशोषण की क्रियाएं, जल अवशोषण की क्रिया। तो सबसे पहले जल अवशोषण कैसे होता है। जल अवशोषण की क्रियाविधि का मतलब है कि जड़ें जल का अवशोषण किस तरह से करती हैं। इसमें दो मत दिए गए। उसने कहा कि सक्रिय जल अवशोषण होता है, कुछ ने कहा अक्रिय जल अवशोषण होता है। अक्रिय और सक्रिय का मतलब क्या है। अक्रिय मीन्स ऐसी कोई प्रोसेस चल रही हो जिसके जो प्रोसेस चलने के साथ साथ में जल का अवशोषण हो जाए, तो ये तो अक्रिय है। लेकिन सक्रिय मतलब कि पौधा इंटेंसली उस पानी को खींचे और चाहे उसको एनर्जी देनी पड़े। सक्रिय मतलब जहाँ पर एनर्जी वो दे, अलग से एनर्जी निकाल के दे, तो फिर इसका मतलब वो सक्रिय अवशोषण कहलाता है। तो इसके दो सिद्धांत दिए गए। क्रेमर एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1949 में जल अवशोषण की दो क्रियाविधियों के बारे में बताया। क्रेमर ने जल अवशोषण की दो स्वतंत्र विधियों का वर्णन किया। अब दो स्वतंत्र विधियां कौन कौन सी हैं। पहला है सक्रिय अवशोषण, दूसरा है निष्क्रिय अवशोषण। पहला है सक्रिय अवशोषण, दूसरा है निष्क्रिय अवशोषण। तो क्रेमर 1949 ने जल अवशोषण की दो स्वतंत्र विधियों का वर्णन किया। दो स्वतंत्र विधियां आप एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जिसके द्वारा ये प्लांट हैं जो जल का अवशोषण करते हैं। इसमें पहली विधि सक्रिय जल अवशोषण विधि एवं दूसरी निष्क्रिय जल अवशोषण विधि। तो पहले हम बात करते हैं सक्रिय जल अवशोषण विधि। यह सक्रिय जल अवशोषण पेड़ पौधों में दो प्रकार से संपन्न होता है। दो प्रकार से संपन्न होता है। दो प्रकार से संपन्न होता है। पहला है परासरणी प्रक्रम। एक परासरणी प्रक्रम, परासरणी प्रक्रम द्वारा जल का सक्रिय अवशोषण। जल का सक्रिय अवशोषण। इसमें दूसरा है अपरासरणी प्रक्रम द्वारा, अपरासरणी प्रक्रम द्वारा जल का सक्रिय
परासरणी प्रक्रम द्वारा जल का सक्रिय अवशोषण। परासरणी प्रक्रम क्या है कि परासरण दाब, किसी कोशिका में परासरणी दाब डेवलप हो। परासरणी दाब क्या है, जिसमें कि हम देखते हैं कि पानी की कमी हो, थ्रस्ट ऑफ सेल, है ना, अधिक कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ किसी विलायक का प्लाज्मा झिल्ली के थ्रू ट्रांसफर होना परासरणी दाब कहलाता है। हमने पहले पढ़ा है ये, और इसे हम थ्रस्ट ऑफ सेल भी कहते हैं। तो परासरणी प्रक्रम द्वारा जल का सक्रिय अवशोषण, इसका मतलब क्या है कि जैसे पेड़ पौधे रूट से जल का अवशोषण करते हैं। अब इनके यहाँ पर इस जाइलम एंड फ्लोएम जो सॉइल मूल पाए जाते हैं, उसके अंदर परासरणी दाब में डिफरेंस बढ़े, क्योंकि इसका परासरणी दाब ज़्यादा होता है, तो ये भी पानी को खींचने लगे और इस तरह से पानी खींचता रहेगा। तो परासरणी प्रक्रम के द्वारा कहीं न कहीं परासरण दाब का सक्रिय योगदान हो तो जल का सक्रिय अवशोषण हो। लेकिन यदि परासरणी दाब ना हो, जैसे रेस्पिरेशन हो रहा है या और कोई प्रोसेस है जिसके थ्रू भी जल का अवशोषण हो जाए, वो इसलिए अपरासरणी प्रक्रम द्वारा जल का सक्रिय अवशोषण कहलाता है। तो पहले हम देखते हैं परासरणी प्रक्रम द्वारा जल का सक्रिय अवशोषण। ड्यूट्रोचट एक वैज्ञानिक है जिन्होंने परासरणी प्रक्रम द्वारा जल का सक्रिय अवशोषण लिया एवं आरस्प्रिंग एवं ब्लम ने इसे विकसित किया। मतलब जो परासरणी प्रक्रम द्वारा जल सक्रिय अवशोषण है, इस क्रिया विधि को ड्यूट्रोचट ने दिया। इसके बाद में आरस्प्रिंग एवं ब्लम ने इस विधि को और विकसित किया। तो इस विधि में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम रूट हेयर, ये रूट हेयर है, इसके बाद में ये हमारा एपिडर्मिस के बाद में जो अंदर वाली लेयर होती है वो एंडोडर्मिस, और इसमें बहुत सारी इस तरह से सेल पाई जाती हैं। उसके बाद में कॉर्टेक्स, ये हो गया कॉर्टेक्स, ठीक है। इसके बाद में जाइलम एवं फ्लोएम, इसी तरह से ये जाइलम और ये फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। इस जो परासरणी प्रक्रम द्वारा जल का सक्रिय अवशोषण है, इसको हम समझने के लिए देखेंगे कि सबसे पहले पानी जो है वो रूट हेयर के थ्रू यहाँ एपिडर्मिस में आता है, एपिडर्मिस के बाद एंडोडर्मिस में आता है, एंडोडर्मिस से कॉर्टेक्स में आता है, और कॉर्टेक्स से इसकी सेल द्वारा समय मूल की कोशिकाओं के द्वारा वाहिकाओं के द्वारा जाइलम से होते हुए और फिर ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तो इसमें परासरणी प्रक्रम द्वारा सक्रिय अवशोषण में ये कहता है कि जब रूट हेयर है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब कि यहाँ पर थ्रस्ट ऑफ सेल बढ़ती है। जब इन कोशिकाओं में रूट हेयर की कोशिका है उसके अंदर पानी की कमी हो जाती है
और पानी की कमी होने के बाद इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब थ्रस्ट ऑक्साइड बढ़ती है, तो यहाँ से जो पानी है H2O है वो इसके अंदर प्रवेश करता है। इसी तरह से फिर यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ कमी होती है, तो फिर ये यहाँ का OP बढ़ता है, तो ये फिर इधर बढ़ता है, फिर इधर पानी आता है, फिर इधर पानी आता है, फिर इधर पानी आता है। इस तरह से होते हुए ये जाइलम तक पहुँचता है। तो इसमें परासरणी प्रक्रम में हम ये समझ रहे हैं कि परासरणी दाब जब अधिक होता है हेयर का, तो फिर मिट्टी का जो पानी है, जो हमने कल बात की थी कि केवल कैपिलरी वाटर ही पादप अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो डिफरेंट टाइप का जो पानी था वो हमने कल पढ़ा था कि कुछ पानी है जो बरसात के थ्रू जब गिरता है तो बह जाता है, कुछ गुरुत्वाकर्षण के थ्रू नीचे चला जाता है, और कुछ जो केमिकल्स हाइड्रो नमी बनाए रखने के लिए हाइग्रोमेट्रिक वाटर है वो रहता है नमी बनाने के लिए, और उसके अलावा कुछ केमिकल बाउंडेड वाटर होता है वो मिट्टी के अंदर रहता है। लेकिन कैपिलरी वाटर वो होता है जो केवल प्लांट ले पाते हैं। तो इसलिए जो कैपिलरी वाटर की ही हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से कैपिलरी वाटर रूट हेयर के थ्रू उस प्लांट के अंदर जाता है। तो इसमें हम सक्रिय जो अवशोषण पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम कह रहे हैं सक्रिय अवशोषण परासरणी दाब के कारण होता है। मतलब इस जल अवशोषण की क्रिया का सक्रियण ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोशिका की प्यास है, थ्रस्ट ऑफ सेल है कि वो पानी कितना लेगी। तो यहाँ पर थ्रस्ट ऑफ सेल इस रूट हेयर की बढ़ती है, तो यहाँ बढ़ने के साथ में ये नमी से जो कैपिलरी वाटर है, कैपिलरी जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करती है, और यहाँ से धीरे धीरे इसी तरह से एक के बाद एक ऑस्मोटिक प्रेशर इधर बढ़ता चला जाता है, तो पानी इधर खिंचता हुआ चला जाता है और जाइलम तक पहुँच जाता है। तो इसके थ्रू इन्होंने इसको परिभाषित किया है कि यहाँ पर परासरणी दाब एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जल अवशोषण के लिए। इसके बाद दूसरा सिद्धांत जो बताया है अपरासरणी प्रक्रम द्वारा जल का सक्रिय अवशोषण। इसमें इन्होंने कहा कि मूल रोम कोशिका रस की सांद्रता मृदा जल की सांद्रता से कम होने पर भी जल अवशोषण होता है। मतलब अपरासरणी प्रक्रम द्वारा जल सक्रिय। अपरासरणी प्रक्रम मतलब यहाँ पर कोई परासरण दाब नहीं होता है। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि यहाँ पर क्या होता है कि यदि इसकी सांद्रता ज़्यादा होती है और मिट्टी की सांद्रता कम होती है तो पानी खिंचता हुआ रूट फेर भी जाता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने देखा कि यदि इसकी कंसंट्रेशन कम है, इसकी कंसंट्रेशन कम है और मिट्टी की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, यदि इसमें मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं और उनकी कंसंट्रेशन हमारे इस जो रूट हेयर की सेल है उसके कोशिका द्रव्य की कंसंट्रेशन से अधिक भी है मिट्टी की कंसंट्रेशन, तब भी पानी इधर जाता है। जबकि पानी ऑस्मोटिक प्रेशर तो इसका हो गया, सोइल का ज़्यादा हो गया, इधर आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि पानी इधर भी जाता है। अतः फिर उन्होंने कहा अपरासरणी प्रक्रम मतलब बिना ऑस्मोटिक प्रेशर के भी पानी का अवशोषण किया जाता है। तो इसमें इन्होंने कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस पद्धति को बताया, जिसमें बेनेट क्लार्क, बोगेन एवं एवं क्रेमर इन्होंने बताया कि मुक्त ऊर्जा का उपयोग कर जल अवशोषण होता है। इन्होंने क्या कहा कि जो श्वसन करते हैं पादप, श्वसन द्वारा मुक्त ऊर्जा का उपयोग करके भी जल अवशोषण होता है। इसमें बेनेट, क्लार्क, बोगेनवेल एवं क्रेमर इन्होंने बताया कि श्वसन करते हैं, प्लांट श्वसन करते हैं और श्वसन के द्वारा जो ऊर्जा मुक्त होती है, श्वसन के द्वारा ऊर्जा मुक्त कैसे होती है कि यदि हम श्वसन करते हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर ऑक्सीजन गई और ऑक्सीजन गई तो उसने ऑक्सीडेशन स्टार्ट किया
ऑक्सीडेशन स्टार्ट किया, इसका मतलब ग्लूकोज की मॉलिक्यूल्स को तोड़ेगा और हम कहते हैं कि एक ग्लूकोज की मॉलिक्यूल से 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जनरेट होते हैं, तो इसलिए एनर्जी बन रही है। तो इसलिए ये सिद्धांत के अंतर्गत ये ऑस्मोटिक प्रोसेस को इम्पोर्टेंस ना देकर ये बता रहा है कि जब पौधे श्वसन करते हैं तो कुछ एनर्जी जनरेट होती है और उस एनर्जी का उपयोग वो उसमें कर लेते हैं और उसके द्वारा जल अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर की प्रेजेंस में वाटर का एब्जॉर्प्शन हो और एक ऑस्मोटिक प्रेशर की एब्सेंस में भी श्वसन जो होता है उसके द्वारा जनरेट की गई एनर्जी से भी जल का अवशोषण होता है। इसमें हम कह सकते हैं कि जो ड्यूट्रोजेट वैज्ञानिक था, इन्होंने रासायनिक प्रक्रम दिया और बेनेट क्लार्क वोगेल क्रेमर ने इन्हें रासायनिक प्रक्रम कहा। तो इसको एक बार और देख लेंगे कि क्रेमर ने जल अवशोषण की 2 स्वतंत्र विधियां दी, जिसमें कि उसने कहा सक्रिय और निष्क्रिय जल अवशोषण होता है। पौधों में 2 प्रकार का जल अवशोषण होता है, सक्रिय जल अवशोषण एवं निष्क्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण में सक्रिय काम होता है, जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू यदि जल अवशोषण हो जाए तो वो सक्रिय है। और अप्रासनिक प्रक्रम में यदि एनर्जी ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ कोई कार्य नहीं करता है और यहाँ पर क्या होता है कि यदि श्वसन कर रहे हैं और उसकी एनर्जी जनरेट हुई तो उसके द्वारा पानी का अवशोषण होता है। पानी का अवशोषण होता है, उसका पाथ क्या है कि वो रूट हेयर से ऑस्मोटिक प्रेशर रूट हेयर के अंदर ज़्यादा होने लगता है, तो ज़्यादा होता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसका कम होता है, तो यहाँ से पानी खींच के और रूट हेयर के अंदर आ जाता है। यहाँ से एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, कोर्टेक्स, पैरेन्काइमा और ये जाइलम में आते हुए और इस तरह से पौधे में ट्रांसफर होता है, जल का अवशोषण होता है। तो एक रासायनिक प्रक्रम में ऑस्मोटिक प्रेशर का जो पाथ है, ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता रहता है। इसकी वजह से ये कैपिलरी जो वाटर है सॉइल में वो इस तरह से अब्जॉर्ब होता है। लेकिन अरासायनिक प्रक्रम है उसमें भी पानी होता है, इसी तरह से अब्जॉर्ब है, परंतु श्वसन क्रिया के दौरान जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसका उपयोग करके और फिर ये जल अवशोषण क्रिया होती है। सेकंड विधि है इसकी जल का निष्क्रिय अवशोषण। दूसरा है जल का निष्क्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण ये ऑस्मोटिक प्रेशर की प्रेजेंस में होता है और ये ऑस्मोटिक प्रेशर की एब्सेंस में होता है। ये जो सिद्धांत है जो सक्रिय अवशोषण कहते हैं। निष्क्रिय अवशोषण सिद्धांत हम देखते हैं। निष्क्रिय अवशोषण सिद्धांत में क्या कहते हैं कि जब पादप वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, वाष्पोत्सर्जन जिसमें कि पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, तो उसकी क्रिया, उसकी जो दर होती है वही जल अवशोषण की दर होती है। इसका मतलब कि जितना पानी भाप के रूप में उड़ रहा है उतना ही पानी पादप खींच लेता है, तो ये दोनों की दर बराबर होती है। इसलिए इसका मतलब क्या है कि ना तो इसमें कोई एनर्जी देने की जरूरत होती है और ना ऑस्मोटिक प्रेशर की जरूरत होती है। यहाँ तो केवल इतना है कि जितना पानी भाप बन के निकल रहा है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा, उतना ही पानी एब्जॉर्प्शन इसका अवशोषण के द्वारा पानी का अंदर अवशोषण हो रहा है रूट के अंदर। तो इसमें लिखेंगे निष्क्रिय जल अवशोषण जब वाष्पोत्सर्जन की दर, जब वाष्पोत्सर्जन की दर अवशोषण से अधिक होती है, जल अवशोषण से अधिक होती है, अवशोषण से अधिक होती है, अधिक होती है तो निष्क्रिय जल अवशोषण होता है। तो निष्क्रिय जल अवशोषण होता है। हम इसमें क्या करें, जब वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है तो जल अवशोषण
निष्क्रिय प्रकार से होता है। जब वाष्पोत्सर्जन की दर जल अवशोषण से अधिक होती है, मतलब यदि वाष्पोत्सर्जन अधिक हो रहा है तो फिर वहाँ पर अवशोषण ये नहीं देखता है ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा नहीं होगा, लेकिन डायरेक्ट जल एब्जॉर्ब होता चला जाता है और ये इस प्रकार का जल अवशोषण निष्क्रिय जल अवशोषण कहलाता है। दूसरा है, नेक्स्ट लिखेंगे, तीव्र वाष्पोत्सर्जन से जल पर तनाव बढ़ता है। तीव्र वाष्पोत्सर्जन से जल पर तनाव बढ़ता है। इससे चूषण बल उत्पन्न होता है। इससे चूषण बल उत्पन्न होता है। चूषण बल उत्पन्न होता है जिसके द्वारा मूल से पानी का अवशोषण होता है। इसके द्वारा मूल से पानी का अवशोषण होता है। तो निष्क्रिय जल अवशोषण में हम कह रहे हैं कि अधिक तापमान पर, अधिक गर्मी पर, अधिक धूप पड़ रही है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ने से क्या होता है कि तनाव बढ़ता है ना। वाष्पोत्सर्जन से जल पर तनाव बढ़ता है। तनाव कैसे, भाप बन के पानी पत्तियों से निकल रहा है तो उसके बाद नीचे की जो लो स्टोमेटल सेल्स केविटी होती है उसमें पानी कमी आती है। वहाँ पानी कमी आती है तो जाइलम से पानी उनमें केविटीज में भेजा जाता है। तो इस तरह से एक खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, ये तनाव उत्पन्न हो जाता है और ये तनाव उत्पन्न होने से पानी खींचने लगता है और इसको कहते हैं चूषण बल। और चूषण बल के थ्रू फिर वापस से रूट के थ्रू वो पानी खींचता हुआ आ जाता है। तो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये केवल वाष्पोत्सर्जन की दर पर डिपेंड करता है। वाष्पोत्सर्जन की दर यदि ज़्यादा है तो अवशोषण ज़्यादा होगा, वाष्पोत्सर्जन यदि कम है तो अवशोषण कम होगा। तो इस तरह का ये बताया गया है। इसमें दूसरी बात और आती है कि अधिकतम जल का अवशोषण एपोप्लास्ट से एवं उसके बाद सिम्प्लास्ट से होता है। अधिकतम जल का अवशोषण एपोप्लास्ट से एवं उसके बाद सिम्प्लास्ट से होता है। सिम्प्लास्ट से होता है। अधिक इससे होता है और कम इससे होता है। मतलब अधिकतम पानी का जो अवशोषण है वो एपोप्लास्ट से होता है और कम पानी का अवशोषण सिम्प्लास्ट से होता है। ये एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट क्या है? एपोप्लास्ट हम कहते हैं कि यदि कोई सेल है और उस सेल के चारों तरफ कोशिका घिरती है और ये दो सेल के बीच का ये इंटरसेलुलर स्पेस है जिसके अंदर लिक्विड या कोई पदार्थ पाया जाता है, तो पानी का अधिकतर जो अवशोषण है वो यहाँ से, इस जगह से या फिर भित्ति और मेम्ब्रेन के पास से होता है। तो इस जगह को हम, इन दोनों की इस जगह को हम कहते हैं एपोप्लास्ट। और यदि हम इस कोशिका द्रव्य को सम्मिलित करें तो हम इसको कहते हैं सिम्प्लास्ट। तो अधिकतर पानी का जो इसमें बताया गया, अधिकतर पानी का जो अवशोषण है वो एपोप्लास्ट द्वारा होता है और कम पानी का अवशोषण सिम्प्लास्ट द्वारा होता है। तो यदि हम ये प्रोसेस इसमें देख रहे हैं कि सक्रिय अवशोषण हुआ या निष्क्रिय अवशोषण हुआ, तो ये जो पानी है, जैसे यहाँ पर रूट हेयर है और रूट हेयर की ये जो कोशिकाएं होती है बाहर वाली, जैसे कि ये वाली कोशिकाएं, इन कोशिकाओं के बाहर भित्ति पाई जाएगी, तो
भित्ति और जो इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर होता है वहाँ से पानी का ज़्यादा अवशोषण होता है। इस सिद्धांत के अनुसार तो एपोप्लास्ट से पानी ज़्यादा अवशोषित होता है, सिम्प्लास्ट से पानी कम अवशोषित होता है। जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, जल अवशोषण देखा हमने। अब इस जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक है जल अवशोषण हो रहा है। मान लो मिट्टी में पानी है, कैपिलरी वाटर है और उसको पादप अवशोषित करना चाहता है, तो ये किस पर डिपेंड करेगा, कौन इसको प्रभावित करेगा? पहला है मृदा का तापमान, मृदा का तापमान। दूसरा है मृदा का वातन, मृदा का वातन। तीसरा है मृदा का प्रकार, मृदा का प्रकार। और फोर्थ है मृदा विलयन की सांद्रता, मृदा विलयन की सांद्रता। तो पानी पौधे द्वारा अवशोषित होगा तो वो किस पर डिपेंड करता है, कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं? इसमें सबसे पहले मृदा का तापमान है। यदि मृदा का तापमान हम देखते हैं ना, सूखा पड़ा हुआ है और मिट्टी गर्म हो रखी है तो पानी कैसे जाएगा? पानी भी नहीं जाएगा। इसलिए मृदा का तापमान वो डिपेंड करता है कि जल अवशोषित होगा पादप के द्वारा या नहीं होगा। सर्दियों में पाला गिर जाता है, पाला पड़ता है तो फिर पानी जो होता है मिट्टी का भी वो बर्फ बन जाता है, तो वो पानी भी अवशोषित नहीं हो पाएगा। इसलिए मिट्टी का टेम्परेचर है, मिट्टी का टेम्परेचर यदि सही है तो सीड जर्मिनेट करता है। सीड जर्मिनेट करने का कारण क्या है? तब हम कहते हैं कि पानी सीड एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद वो जर्मिनेट कर सकता है। लेकिन यदि मिट्टी का टेम्परेचर के ऊपर यदि वो डिपेंड नहीं करता तो वो किसी भी टेम्परेचर पर और किसी भी मौसम में जर्मिनेट कर सकता था। तो हम क्यों कहते हैं कि जैसे गेहूं की फसल को थोड़ा ठंडा या सर्दियों में ही ग्रो करवाते हैं और बाजरे की फसल को गर्मियों में या बारिश के मौसम में ग्रो करवाते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो हम बिना क्लाइमेट के, बिना सीजन के भी ग्रो कर सकते थे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कारण है मृदा का तापमान, इस पर डिपेंड करता है कि पानी एब्जॉर्ब होगा या नहीं होगा, पानी का अवशोषण पादप द्वारा होगा या नहीं होगा, मृदा का तापमान डिसाइड करता है। इसके बाद में मृदा का वातन। ये वातन क्या है कि वातन का मतलब है कि मृदा के अंदर पाई जाने वाली एयर। एक तो मृदा को हम ठोक के भर दें गमले के अंदर और फिर उसमें बीज लगा दें तो उसके अंदर क्या कहते हैं, परत जम जाती है। हम कहते हैं ना जैसे कि हमने खेतों में उड़ाई की और उसके बाद में बारिश हो गई, बारिश होने के बाद पपड़ी पड़ गई। पपड़ी पड़ने का क्या मतलब है कि वो ज़मीन है वो बैठ गई, अब बीज उसमें खुला ही नहीं रहा, वो बीज उसमें चिपक गया मिट्टी में, तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाता है। तो सेम यही चीज़ है कि मृदा का वातन भी डिपेंड करता है। यदि मृदा में प्रॉपर एरेशन होता है, एयर होती है मृदा में, तो पादप आसानी से कैपिलरी वाटर को खींच सकता है। लेकिन यदि मृदा अच्छी तरह से दबी हुई है, कोई बंजर भूमि है या कोई ऐसी भूमि है जो कि काफ़ी टाइम से उसमें खेती नहीं की जा रही, तो उसमें यदि सीधी सीड सोइंग कर दी जाए तो फिर वो जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मृदा का वातन भी डिपेंड करता है कि पौधा अवशोषण करेगा या नहीं करेगा। इसके बाद मृदा का प्रकार है। मृदा का प्रकार हम आराम से देख भी सकते हैं, बहुत आसानी से हम पहचानते भी हैं कि मृदा का आकार, मृदा का प्रकार मतलब जो सोइल पार्टिकल्स हैं उनका जो आकार है वो किस तरह का है, मृदा किस तरह की है। जैसे बालू मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है या फिर रेड मिट्टी है, तो इस तरह की मिट्टी कौन सी मिट्टी है वो डिपेंड करती है कि पौधा भी उससे पानी खींच सकता है या नहीं खींच सकता है। किसी मिट्टी के अंदर पार्टिकल, सोइल पार्टिकल बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े साइज के हैं, जैसे बालू रेत है, तो उसमें पानी रुकता ही नहीं है, पानी पौधा खींचेगा कहाँ से। तो इस तरह की मिट्टी जैसे और चिकनी मिट्टी है जिसमें पानी अंदर जाता ही नहीं है, तो फिर पौधे को पानी मिल नहीं पाता, ऊपर पानी की लेयर आ जाती है तो उसमें एरेशन नहीं हो पाता है, तो ये प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। तो इस तरह से इनका सबका ये डिपेंड करते हैं, मृदा के जो ये कारक हैं
मृदा के किस तरह के प्रकार हैं जो कि जल अवशोषण को प्रभावित करते हैं। मृदा का प्रकार, जिसमें बालू मिट्टी है तो जल अवशोषण कितना हो पाएगा। दोमट मिट्टी, इसे क्या कहते हैं हम, दोमट मिट्टी, और जिसके अंदर ह्यूमस की मात्रा अच्छी हो वो मिट्टी सबसे अच्छी उपजाऊ होती है। उपजाऊ होने का मतलब क्या है कि वहाँ पर पेड़ पौधे ठीक से वृद्धि करते हैं। अब ठीक से वृद्धि करते हैं तो इसका मतलब कि उस मिट्टी में क्या क्या होगा। सबसे पहली बात है, उस मिट्टी की जो पार्टिकल साइज है, कणों की जो आकार है वो मीडियम टाइप का होता है, ना तो बालू टाइप का होता है ना चिकनी मिट्टी टाइप का होता है, दोनों के बीच का टाइप का होता है। फिर उसके अंदर एरेशन, प्रॉपर एयर बनी होती है। वो एयर किससे बनती है कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स उसके अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या हैं कि जैसे कोई प्लांट्स है, ये हमारा FIM मतलब जो गोबर का खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, तो इस तरह के उसमें ज़्यादा होते हैं। तो ह्यूमस, जो पत्तियां वगैरह से निकल जाते हैं तो ये खाद ज़्यादा होती है उसमें, तो वो ह्यूमस कहलाती है। ह्यूमस कहलाती है तो वो उसमें आराम से उसकी एरेशन करती है। तो उस मिट्टी में पौधा पाया जाएगा तो वो पानी आराम से एब्जॉर्ब करेगा तो वृद्धि करेगा। इसलिए ये मिट्टी के प्रकार भी डिपेंड करते हैं जल अवशोषण पर, जल अवशोषण को प्रभावित करते हैं। मृदा विलयन की सांद्रता, मृदा विलयन मतलब मृदा में जो पानी पाया गया, अब उस पानी के अंदर उसकी सांद्रता क्या है, उस पानी की सांद्रता क्या है। इसका मतलब ये है कि यदि मिट्टी कोई क्षारीय मिट्टी है, पानी उसमें नमक की क्वांटिटी ज़्यादा है, कहीं पर कैल्शियम कहीं ज़्यादा है, कहीं पर और कोई कंपोनेंट्स ज़्यादा है, तो फिर वो पानी उनसे बाउंड कर जाता है और उनकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो रूट हेयर था उसके जो कोशिका द्रव है उसकी कंसंट्रेशन भी कम रह जाती है। तो इस तरह से पानी वो तो इन रूट का वापस खींच लेगा, लेकिन यदि उसकी कंसंट्रेशन सोइल में पाए जाने वाले जो लिक्विड है, पानी है, उसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो पानी आसानी से रूट के द्वारा खींच जाएगा। कभी कभी हम क्या करते हैं कि खाद जब देते हैं, यूरिया वगैरह देते हैं तो ज़्यादा दे देते हैं कि जल्दी ग्रोथ होगी, लेकिन उसका अपोजिट होता है कि वो उसमें सोइल की कंसंट्रेशन, सोइल में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो पानी जो है वो पौधे से निकलने लगता है, पौधे को लेने की बजाय पौधे से निकलने लगता है और पौधा जल जाता है। तो ये विपरीत प्रभाव भी पड़ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने आज का ये टॉपिक जिसमें हमने देखा कि जल अवशोषण की क्रियाविधि कि पादप जल अवशोषण किस तरह से करते हैं। तो ये दो प्रकार से, सक्रिय एवं निष्क्रिय, ये दिया गया क्रेमर द्वारा 1949 में कि जल अवशोषण पादप द्वारा दो प्रकार से होता है, सक्रिय अवशोषण एवं निष्क्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण में ऑस्मोटिक प्रेशर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जहाँ पर जैसे एक रूट हेयर के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, थर्स्ट ऑफ सेल है, मतलब पानी की कमी हो गई उसके अंदर तो पानी की प्यास है, तो रूट हेयर के अंदर जब पानी की प्यास बढ़ती है तो वो मिट्टी से पानी खींचती है। इसी तरह से उसकी नंबर वाइज कोशिकाओं में, जैसे एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस है, कोर्टेक्स है, जाइलम है, इस तरह से इन कोशिकाओं में पानी की कमी होती जाती है तो वो पानी खींचता हुआ चला जाता है। इस तरह से पानी का सक्रिय अवशोषण हो पाता है जो कि परासरण दाब की उपस्थिति में होता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि परासरण दाब कोई मायने नहीं रखता। यदि परासरण दाब, यदि कंसंट्रेशन दोनों की अपोजिट हो गई, जैसे कि यदि रूट हेयर की कंसंट्रेशन कम है और मिट्टी में पाए जाने वाले सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तब भी जल अवशोषण होता है। तो उन्होंने कहा इसमें कि ये डिपेंड करता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पर, जिसे हम निष्क्रिय अवशोषण में पढ़ते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वाष्पोत्सर्जन की दर के यदि दर बढ़ने लगती है तो क्या होता है कि रूट में जो तने के अंदर या जो लीफ में पानी वाष्प बन के निकल गया तो उसके बाद में स्टोमेटा से पानी निकलता है। स्टोमेटा के पास में जो केविटी पाई जाती है, केविटी के पास में जो पत्ते का डंठल होता है उसमें मेसोफिल सेल्स होती हैं, उन सेल्स में पानी खींचता है। उसके बाद में फिर जाइलम फ्लोएम की वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, उनमें पानी खींचता है। इस तरह से एक पूरा तनाव बन जाता है। इस तनाव को हम चूषण बल कहते हैं और इस चूषण बल के थ्रू पानी का अवशोषण होता है। पानी का अवशोषण होता है तो पानी ऊपर तक पहुंच पाता है। तो ये हमारी निष्क्रिय विधि है जिसमें कि तीव्र वाष्पोत्सर्जन की दर है जो जल अवशोषण डिसाइड करती है। यदि वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक है तो जल अवशोषण अधिक होगा, वाष्पोत्सर्जन की दर कम है तो जल अवशोषण कम होगा।
इसके बाद में इस जल अवशोषण को, ये जो सिद्धांत है जो दिए गए कि जल अवशोषण कैसे होता है, लेकिन इस जल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा जल अवशोषण मतलब पानी मिट्टी से होता है, और मिट्टी के अंदर भी कैपिलरी वाटर है जो कि अवशोषित किया जाता है पादप द्वारा। तो कैपिलरी वाटर को प्लांट कैसे प्राप्त करें, इसको सोइल कुछ मिट्टी के जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। तो उनमें कारकों में सबसे पहला कारक था कि तापमान। यदि मिट्टी का तापमान फ्लक्चुएट करता है, मिट्टी का तापमान कम है ज़्यादा है, जैसे गर्मियों में धनिया नहीं होता है, लेकिन आजकल ग्रीन हाउस हम नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसको कर सकते हैं। तो क्योंकि सीड जनरेशन हो पाना ही मुश्किल होता है। बाहर के टेम्परेचर में 45-50 टेम्परेचर चल रहा होता है, तो उस टाइम मिट्टी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और सीड जनरेट नहीं कर पाता है। तो इस तरह से सोइल का तापमान यदि फ्लक्चुएट करता है तो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता, सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है तो फिर इसका मतलब ग्रोथ हो ही नहीं सकती प्लांट की। उसके बाद मृदा का वातन, कि मृदा के अंदर प्रॉपर एयर पाई जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि मृदा के जो कण हैं वो एक दूसरे से सट जाएं और उसमें कोई जगह ही नहीं बचे, इंटर पार्टिकल्स कोई स्पेस ना बचे, तब भी पौधे उसमें अपनी रूट को ग्रोथ नहीं कर पाते, पानी अवशोषित नहीं कर पाते। उसके अलावा मृदा का प्रकार है, तो सबसे अच्छी मृदा दोमट इसलिए बताई गई है क्योंकि उसमें पार्टिकल साइज है वो मीडियम साइज की होती है। बालू रेत है उसमें पानी रुकता नहीं है, चिकनी मिट्टी उसमें पानी ज़्यादा रुक जाता है, तो इसलिए वो पौधे को वैसे ही सड़ा देता है। तो इस प्रकार से मृदा का जो प्रकार है वो भी अवशोषण को निर्धारित करता है। मृदा विलेन की सांद्रता, इसमें भी डिपेंड करता है कि हम सॉइल के अंदर कौन से कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। जैसे कि हमने यूरिया ज़्यादा दे दिया तो हमने सॉइल का जो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन था उसको हमने बढ़ा दिया, और वो हमारी जो रूट हेयर थी उस हेयर के साइटोप्लाज्म से ही पानी बाहर खींच लेता है, तो पौधा उसमें मर जाता है। तो इसलिए ये मृदा विलेन की सांद्रता भी जल अवशोषण को निर्धारित करती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।